हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता व्यास चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय से आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में गुहिल राजवंश के अभ्युदय के भाग 3 में बात करेंगे। गुहिल राजवंश का अभ्युदय और मेवाड़ के गुहिलों के बारे में हमने पढ़ा। बप्पा रावल तक हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम उसके नेक्स्ट शासक जो था मेवाड़ के इतिहास में जैत्र सिंह, जिसने 1213 ईस्वी से 1252 ईस्वी तक शासन किया, उनके बारे में बात करेंगे। तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ आता है और इस समय तक अजमेर के चौहानों की शक्ति का पतन हो चुका था और राजस्थान का एक विस्तृत भूभाग तुर्क सेनाओं द्वारा पदाक्रांत किया जा चुका था। संयोग से मेवाड़ के गुहिल शासकों को मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि भारत पर तुर्कों के प्रारंभिक काल में उन्हें मुसलमानों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। इसका मुख्य कारण चित्तौड़ की सामरिक एवं भौगोलिक स्थिति रही। 1213 ईस्वी में जैत्र सिंह मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा और उसने 1252 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपनी सैनिक विजयों से न केवल मेवाड़ को सुदृढ़ बनाया, अपितु उसकी सीमाओं का विस्तार करके उसके राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाया। हम बात करें उसकी विदेश नीति या पड़ोसी राज्यों के प्रति उसने कैसी नीति अपनाई उसके बारे में, तो मैंने पहले ही पिछले वीडियो में आपको बताया कि जालोर के चौहान राज्य के संस्थापक कीर्तिपाल ने गुहिल राजा सामंत सिंह को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठने के बाद जैत्र सिंह ने गुहिलों की इस पराजय का बदला लेने तथा आसपास के राज्यों पर मेवाड़ का प्रभाव बढ़ाने का निश्चय किया और अपने समकालीन चौहान वंशीय राजा उदय सिंह के नाडोल राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। चौहान नरेश उदय सिंह ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ करके मेवाड़ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। इतिहासकार डॉक्टर ओझा का मानना है कि जैत्र सिंह ने मालवा के परमारों को भी परास्त किया। उनके अनुसार जैत्र सिंह ने परमार नरेश देवपाल को परास्त किया था। जैत्र सिंह और गुजरात के सोलंकी राजाओं के आपसी संबंधों के बारे में निश्चित तौर पर कहना कठिन है। जैत्र सिंह के पूर्व गुजरात के शासकों ने मेवाड़ में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। जैत्र सिंह उनके प्रभाव से कब और कैसे मुक्त हुआ, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इतिहासकार ओझा के विवरण से इतना ही पता चलता है कि गुजरात के भीमदेव सेकंड के अल्पवयस्क होने के कारण शासन की बागडोर बघेल वंशीय लवण प्रसाद और उसके पुत्र वीर धवल के हाथों में चली गई थी। वास्तुपाल और तेजपाल नामक मंत्रियों ने उनकी स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बना दिया। ये दोनों मंत्री तुर्कों की बढ़ती हुई शक्ति से लोहा लेने के लिए गुजरात और मेवाड़ के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते थे, परंतु जैत्र सिंह ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक जैत्र सिंह गुजरात के प्रभाव से मुक्त हो चुका था और उसने अपनी सैनिक शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ और संगठित कर लिया था। आगे हम इसी वीडियो में बात करते हैं जैत्र सिंह और दिल्ली सल्तनत, इनका परस्पर कैसा संबंध रहा। तो हम देखते हैं इस समय भारत में तुर्की राज्य की जड़ें मजबूत हो चुकी थी। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश मेवाड़ पर आक्रमण करके उसे अपनी अधीनता में लाने का निश्चय कर चुका था। संभवतः उसने 1222 ईस्वी से 1229 ईस्वी के मध्य मेवाड़ पर आक्रमण किया था। जैत्र सिंह को इसी इल्तुतमिश की सेनाओं से संघर्ष करना पड़ा। जैत्र सिंह सूरीकृत हमीर मदमर्दन से पता चलता है कि दिल्ली सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मुस्लिम सेना मेवाड़ की राजधानी नागदा तक पहुंच गई। उसने आसपास के गांवों, कस्बों और राजधानी को लूटा तथा कई भवनों को नष्ट कर दिया। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जैत्र सिंह अपनी सेना सहित राजधानी से बाहर चला गया
और उसने छापामार युद्ध पद्धति से स्थान स्थान पर मुस्लिम सेना का डटकर सामना किया और अंत में तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि इल्तुतमिश को स्थायी सफलता नहीं मिल सकी। तुर्कों के पलायन के बारे में हमीर मदमर्दन में जो विवरण दिया गया है वह अतिशयोक्तिपूर्ण एवं कपोल कल्पित प्रतीत होता है। उसके अनुसार गुजरात के वीर धवल के सेना सहित मेवाड़ की सहायता को आने की अफवाह से तुर्क भाग खड़े हुए। इसकी आलोचना करते हुए इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि यह पूर्णतया असंगत मालूम होता है कि वीर धवल की, जिसके साथ मैत्री संबंध रखने में जैत्रसिंह अपनी मान हानि समझता था और जिसका स्तर एक सामंत के रूप में था, दुहाई का मेवाड़ पर ऐसा प्रभाव पड़े कि तुर्की सेना उसके नाम से भय से भाग खड़ी हो। डॉक्टर ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा की मान्यता अधिक उचित प्रतीत होती है कि जैत्रसिंह के प्रबल प्रतिरोध के कारण ही तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा था। परंतु अच्छी बात यह है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने इल्तुतमिश के मेवाड़ अभियान का उल्लेख तक नहीं किया। डॉक्टर के.एस. लाल का मत है कि मुस्लिम इतिहासकारों की इस चुप्पी का कारण सुल्तान इल्तुतमिश की पराजय हो सकती है और सुल्तानों के विफल अभियानों का उल्लेख न करना उनकी परंपरा रही है। राजपूत अभिलेखों में इल्तुतमिश के आक्रमण, मुस्लिम सेना की लूटमार, नागदा के विनाश तथा मुसलमानों की पराजय का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। नागदा के विनाश के बाद ही गुहिलों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और फिर आने वाली कई सदियों तक चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बने रहने का गौरव मिला। चिरवा शिलालेख से भी इस बात की पुष्टि होती है कि सुल्तान के सैनिकों के साथ युद्ध में नागदा का शहर नष्ट हो गया और इस नगर का दुर्गपाल मारा गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि जैत्र सिंह ने तुर्कों को तो पीछे खदेड़ दिया, परंतु मेवाड़ को और विशेष रूप से नागदा को, जो मेवाड़ की राजधानी थी, इस अभियान से काफ़ी हानि उठानी पड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि गुहिलों के ऊपर तुर्कों की विजय क्षणिक सिद्ध हुई और गुहिल सरदारों ने शीघ्र ही खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। परंतु इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के इस अभियान ने दिल्ली के सुल्तानों की भावी विजय योजनाओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। हम जैत्र सिंह के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में उसके सिंध अभियान की बात करेंगे।